नमस्कार सभी लोगों को। माँ सरस्वती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको जीएस का तीसरा वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। पहले वीडियो में आपको सौरमंडल, दूसरे वीडियो में आपको पृथ्वी की गतियाँ। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना चट्टान। पृथ्वी के बाहरी स्वरूप को तो हम लोग देख सकते हैं। आंतरिक स्वरूप खगोल शास्त्र के रिसर्च का विषय, फिर भी कुछ चीज़ों से हम लोगों को इसकी जानकारी हो जाती है। जैसे दाब है, घनत्व है, ज्वालामुखी है। इनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों को पता लग जाता है। इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, कैसी है, क्या कौन कौन सी परतें हैं। चलो हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग हैं, उसमें पहला है आपका अप्राकृतिक, दूसरा भाग है पृथ्वी की उत्पत्ति और तीसरा इसका पार्ट है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक में के भी तीन भाग हो जाते हैं। पहला हो जाता है आपका दाब, इसका दूसरा हो जाता है घनत्व और तीसरा हो जाता है इसका तापक्रम। तीसरा जो भाग है वो तापक्रम का है। यानी पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी हमें तीन स्रोतों से मिलती है। अप्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति और प्राकृतिक स्रोत। अब हम अप्राकृतिक में हमारे तीन आ जाते हैं। तो दाब से पता लगता है, घनत्व से पता लगता है और तापक्रम से पता लगता है। पृथ्वी की जो परतें हैं आंतरिक, उनके सबके अलग अलग घनत्व। ऊपरी जो क्रस्ट है, या जिसे भूपरपट्टी बोलते, इसका जो घनत्व है वो बहुत कम है, या 2.8 है ऐसे मान लो। अंदर की जो परत है इसका घनत्व है 5.5 है और सबसे अंदर का घनत्व है वो 11 है। तो इससे पता लगता है दाब से कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो हल्का है, बीच का और भारी है, सबसे अंदर है वो भारी भाग है या ठोस पदार्थ का बना हुआ है। अब आप देखिए इसमें, ये तो दाब से हो गया। इसका जो दूसरा भाग है वो है ताप वाला। पृथ्वी के प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पर
1 सेंटीग्रेड में 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यानी अंदर आप जाओगे, पृथ्वी के अंदर खोदा जाए, अंदर के टेम्परेचर लिया जाए तो प्रत्येक 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। परंतु 100 किलोमीटर के बाद अंदर की तरफ प्रत्येक किलोमीटर पर 2 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है और 100 के बाद अगले 300 किलोमीटर पर प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिए कि प्रारंभ में मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर आप अंदर की तरफ जाते हो तो प्रति 32 मीटर पर, केवल 32 मीटर पर ही 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। परंतु ये स्थिति अंदर तक एक जैसी नहीं रहती है, दर परत बदल जाती है। कुछ स्तर पर 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड बढ़ेगा, आगे चल करके प्रत्येक 100 किलोमीटर के अंदर क्या होगा कि 1 किलोमीटर अंदर जाने पर 2 सेंटीग्रेड बढ़ेगा, मतलब कम बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर उसके आगे जाकर के 1 किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड बढ़ेगा और ये जो स्थिति होगी वो 300 किलोमीटर के अंदर होगी, ऐसा होगा। तो यानी ये भी चीजें अलग अलग हैं। अमूमन जो प्रश्न आता है हम लोग ये लगा देते हैं परीक्षा में, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अंदर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, परंतु ये स्थिति पूरी पृथ्वी पर नहीं, अंदर अलग अलग 100 किलोमीटर के अंदर 2 सेंटीग्रेड बढ़ेगा, 300 किलोमीटर के अंदर 12 सेंटीग्रेड बढ़ेगा, उसके आगे जाकर के फिर ये घटना और शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पहले बढ़ा फिर घटा, इस तरीके से अलग अलग परतों में अलग अलग है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है उसके टेम्परेचर में अंतर आता है। तो ऊपर का भाग है वो ठंडा है और अंदर का जाके और गर्म है। तो अंदर जो पदार्थ है वो या तो गर्म है या तरल है। ये तो हो गए आपके ताप से। ताप हो गया, घनत्व वाला हो गया। दाब की बात और है, अप्राकृतिक में 3 है। तो दाब से केवल इतना पता लगता है पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो हल्का है, अंदर वाला जो भाग है वो ठोस है या भारी है। इस प्रकार से आपका जो अप्राकृतिक है वो कंप्लीट हो गया। तीसरी जो पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से मिलती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में 2 परिकल्पनाएं हैं। एक ग्रहण परिकल्पना है और दूसरी जो परिकल्पना है वो ज्वारी उत्पत्ति की परिकल्पना है। इन दोनों ही परिकल्पनाओं से ये सिद्ध हुआ है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऊपर की परतें हैं वो हल्की हैं या हल्के पदार्थों से, तत्वों से बनी है। आंतरिक परतें भारी पदार्थों से, भारी तत्वों से बनी हुई है या इसमें जो भारी धातुएं हैं इनसे ये सिद्ध होता है। तीसरा है जो आपका आंतरिक जानकारी का स्रोत, वो है आपका प्राकृतिक, और यहीं से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो इन्हें हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्राकृतिक में क्या क्या आता है, कैसे हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। प्राकृतिक में जैसे आपका ज्वालामुखी है, इनसे हमें जानकारी मिल जाती है। भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं, इनसे हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। इन घटनाओं से, इनकी जानकारी से पृथ्वी को 3 भागों में, आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। वो इस प्रकार से है।
मान लो ये पृथ्वी है, इसकी जो 3 सतह है, ऊपरी जो सतह है ये हो गया आपका क्रस्ट, ये क्रस्ट है। दूसरी जो सतह है ये वाली, इसे हम बोलते ऊपर को क्रस्ट भी बोलते हैं। पहले ऊपर को देखो, क्रस्ट इसी को बोलते हैं स्याल, दूसरी को बोलते हैं सीमा, दूसरी सतह को सीमा बोलते हैं, और अंदर का जो करोड़ है, अंदर वाला भाग, इसे नीफे बोलते हैं। इसी सीमा को ही मेटल बोला जाता है। नामों से भी लोग बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। इसे इंग्लिश में क्रस्ट ऐसे लिखा जाएगा, एक ही मतलब है क्रस्ट, मेटल, सीमा, नीफे। अब इन 3 परतों के यदि हम एक साथ इस तरीके से अंदर से हिस्सों को काट लें, तो जो ऊपरी ऊपर पट्टी है, ऊपर का जो हिस्सा है पृथ्वी का, पहली जो लेयर है, इसी को भूपर पट्टी भी बोलते हैं, भूपर पट्टी। एक ही मतलब है इन तीनों का। इसकी जो मोटाई है वो लगभग 32 किलोमीटर की है, यानी 32 किलोमीटर अंदर के भाग को भूपर पट्टी कहते हैं। ऊपरी जो चट्टान है जिस पर हम लोग जमीन खेती करते हैं, पहाड़ है, टोटल इसी पर आ जाते हैं। तो जो ऊपर की प्रॉपर्टी है, इसी का नाम है क्रस्ट, इसी का नाम स्याल है, और इसी का नाम भूपर पट्टी है। इसका जो घनत्व है ऊपरी सीमा का वो 2.9 है, यानी हल्की चट्टान है, हल्की मिट्टी है। स्याल, इसके जो नाम से पता लगता है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पाया जाता है, इसी से इसका नाम पड़ा है स्याल। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है स्याल। तो सिलिका, एल्युमिनियम, इसमें 2 चीजें हैं। तो ये हो गया, इसका घनत्व हो गया 2.9, और ये हल्की चट्टान है। इसके बाद इसके अंदर जो दूसरी चट्टान है उसका नाम है सीमा, इसी को मेटल बोलते हैं। यहाँ अक्सर परीक्षा में प्रश्न, इसका जो सीमा है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके नाम से ही पता लग जाता है, इसीलिए इसका नाम सीमा रखा गया। तो सिलिका और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। इसका जो घनत्व है वो 5.5 है, यानी इससे ही और भारी परत है। इसके अंदर जो सबसे अंदर वाला भाग है पृथ्वी का, जो तीसरा हिस्सा है ये वाला, इसे क्या केंद्र मान लो, इसी को नीफे बोलते हैं। इसमें निकेल और आयरन, लोहा पाया जाता है। तो इसका जो घनत्व है वो 11 है। अब आप इन तीनों को बड़े ध्यान से समझो, नाम याद रखोगे आप। क्रस्ट इसी को कहते हैं, स्याल बोलते हैं, इसी को भूपर पट्टी कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम है। दूसरी जो परत है उसमें सिलिका, मैग्नीशियम पाया जाता है। सबसे अंदर वाला जो भाग है करोड़, उसे नीफे, अंदर का जो केंद्र है उसमें निकेल और लोहा पाया जाता है। ये सबसे तरल है और सबसे भारी भाग है पृथ्वी का। इन्हीं चीजों को अलग एक तरीके से फिर देखते हैं। इन आंतरिक भागों को
पृथ्वी का मान लो ये अंदर का भाग है, इससे हम बाहर निकाल लें इस भाग को। थोड़ा इधर देखिए, यहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। बीच वाला भाग मेटल, अंदर का भाग है नीचे। अब यहाँ होता क्या है कि आंतरिक जैसे अंदर के अध्ययन किया जाता है तो घनत्व तो बदलने पर यहाँ पर अंदर कई सीमाएं बना दी गई। तो क्रस्ट को भी दो हिस्सों में बांट देते हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। क्रस्ट के दो भाग हो जाते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ये हो जाएगा निचला आपका, नीचे वाला, यानी दो भाग हो गए। ऊपर का हो गया ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, इधर ये नीचे वाला हो गया निचला क्रस्ट, ये वाला। इसके अंदर एक क्या होता है, घनत्व में एक परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन के कारण इसका एक नाम रखा जाता है इस प्रकार का, वो है कोनार्ड असमर्थता रेखा। और यही अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है आपको, तो बड़े ध्यान से याद रखना है। इसका जो नाम है, इसके बीच की जो सीमा, इसका नाम है कोनराड असमर्थता रेखा। तो ये किन पृथ्वी के आंतरिक कहां पाई जाती है, हमेशा भी पूछा जाता है। तो ये जो रेखा है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। असमर्थता रेखा इसलिए कहते हैं तो यहाँ पर एकाएक घनत्व में परिवर्तन आता है। अब ये तो आपका हो गया क्रस्ट। इसके नीचे जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये मेटल का है, मेटल का है। तो जहां से क्रस्ट और मेटल दोनों मिलते हैं, यहां पर भी एक सीमा पाई जाती है। और इस सीमा, यहां पर भी एक निर्धारित सीमा है घनत्व के अनुसार। पृथ्वी की आंतरिक सीमा का नाम रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1909 में मोहरोविक, उनका नाम था मोहरोविक। उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया, क्रस्ट और मेटल की निचले क्रस्ट और ऊपरी मेटल की जहां सीमा आपस में मिलती है। तो इस रेखा का नाम पड़ गया है मोहरोविक। शरीर के नाम में मोहरोविक है। तो यहाँ मोहरोविक असमर्थता, इनके नाम से इसे मोहरो असमर्थता रेखा बोलते हैं। असमर्थता रेखा बोला जाता है। ये एग्जाम में भी कई बार प्रश्न पूछा गया। इस रेखा का सबसे अधिक महत्व है कि यहाँ से भूकंपी तरंगें, ये ध्यान रखना है, भूकंपी तरंगें एकाएक तीव्र गति पकड़ लेती है। ध्यान रखना है, किस रेखा से भूकंपी तरंगें एकाएक तीव्र गति पकड़ती हैं। तो ये मोहरोविक असमर्थता रेखा से या मोहरोविक असमर्थता रेखा से ही भूकंपी तरंगें एक साथ तीव्र गति पकड़ती हैं। इसलिए इसका बड़ा महत्व। और कई बार ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, मोहरोविक रेखा किन सीमाओं के बीच में, तो आपको बताना है क्रस्ट और मेटल के बीच में, या ऊपरी क्रस्ट, सॉरी निचला क्रस्ट ऊपरी मेटल के बीच में। क्योंकि इनके भी दो भाग हो जाते हैं, क्रस्ट का ऊपरी भाग और ये क्रस्ट का निचला भाग हो जाएगा। मान लो ये क्रस्ट है पूरा, जो बीच की है आपकी, जैसे ये हो गई स्याल, ये हो गई सीमा, और ये अंदर का हो गया आपका, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। एक तो आपकी यहाँ मिलती है या मोहरोविक है, जहां पर
आपकी जो बीच वाली सीमा है मेटल और अंदर का नीचे, यहाँ भी जो मिलती है, यहाँ भी एक सीमा होती है, इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग असमर्थता रेखा। इसका इस सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग ने किया, इसीलिए इसे गुटेनबर्ग असमर्थता रेखा। और यहां से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व एक साथ बदल जाता है, इसीलिए इस रेखा का महत्व है। तो ये दोनों ही रेखाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है आपकी, मोरोविक और गुटेनबर्ग। इन चीजों को आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। सबसे नीचे का जो नीचे है, ऊपर का जो मेटल है, दोनों के बीच में ऐसे स्याल सीमा नीचे, मान लो इसे स्याल मान लो, ये स्याल है आपका, और ये वाला भाग है आपका बीच की परत है सीमा में, और सबसे नीचे का हिस्सा है ये आपका नीफे का है। तो जहां सीमा और नीफे मिलती है उसे गुटेनबर्ग बोलते हैं, जब सीमा और आपका स्याल मिलती है उसे मोरोविक बोलते हैं। ऊपर की एक जो रेखा थी अभी हमने बताई थी कोराल असमर्थता रेखा, वो आपके क्रिस्ट के हिस्से में तो हो जाती है। चलो अब ये आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग कंप्लीट हो गया। इसमें आपको तो रेखाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में पूछा गया और अक्सर आप जो क्वेश्चन आप उठ रहे हैं एग्जाम में, उसी तरीके के क्वेश्चन उठेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। आप लोग सोच रहे हो इतना गहरा क्यों पढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये जरूर यहाँ से प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, और ये जरूर पूछा जाएगा। जैसे आपकी जो स्याल है, स्याल में क्या क्या पाया जाता है, सीमा में क्या क्या पाया जाता है, और नीफे में किन किन तत्वों के लिखता है। इनका घनत्व भी याद रखना है। इसका घनत्व है स्याल का 2.8 है, इसका 5.5 है सीमा का, और नीचे का 11 है। अब इसके बाद आप देखिए चट्टान। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद ज्वालामुखी उद्भेदन से ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, और ज्वालामुखी उद्भेदन से सबसे पहले जो चट्टान बनी वो आपकी आग ने चट्टान का निर्माण हुआ। जो पृथ्वी के ऊपर हमें दिख रहा है, जहां पर हम खेती कर रहे हैं, जमीन जहां जोती जा रही है, वो सभी चट्टानें हैं। अब चट्टानों को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले शुरुआत इसमें तो पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बनने के बाद क्या हुआ, पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ। थोड़ा इन्हें बेसिकली समझ लिया जाए। मान लो ये ज्वालामुखी उद्भेदन से अंदर से तरल मैग्मा निकला, तरल मैग्मा निकलता रहा और जमा होता रहा पृथ्वी के ऊपर। इस तरीके से जमा हो गया, पहाड़ बन गया मान लो ये निकल के। तो जो पहली जो मैग्मा निकला तरल, वो आपका बन गया आग्नेय चट्टान। सीधे से ज्वालामुखी से क्या निकली, आग। आग में धधकता हुआ मैग्मा बिल्कुल तरल गर्म, बहुत अधिक टेम्परेचर था, वो आग के बाहर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जमा हो गया। इसीलिए पहली जो चट्टान बनी है उसका नाम पड़ गया है आग्नेय चट्टान, क्योंकि इसका जन्म ही आग से हुआ है। तो प्राथमिक अब जब पहली बार बनी है, अब यहां थोड़ी समझने की बात है, आग के द्वारा बनी हुई है। इसीलिए इस चट्टान में जो भी वस्तुएं थी, जो भी था पृथ्वी के अंदर, सारा जल गया है, टोटल राख हो गया है। तो इसमें किसी भी प्रकार के जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, अवशेष नहीं पाए जाते आपकी आग्नेय चट्टान में। सर्वप्रथम बनी, इसीलिए प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं, भी बोलते हैं। और इसी आग्नेय चट्टान धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये आग्नेय चट्टानें अपक्षय और अपरदन से,
मान लो चट्टान बनी, चट्टान में क्या हुआ, अपक्षय हुआ, यानी गर्मी पड़ी तो चट्टानें फैल गई, सर्दी पड़ी सिकुड़ गई। ये क्रिया निरंतर चलती रही। कई वर्षों में क्या हुआ, चट्टानें टूटने लगी। टूट कर ये चट्टानें टूट करके बारिश में या हवा से, इसे बोलते हैं अपरदन। यानी अपरदन का मतलब होता है वही मिट्टी टूटकर दूसरी जगह पहुंच गई या पानी से पहुंच गई और यहाँ आके जम गई। अब इसी आगे चट्टान से बन गई आपकी, जब ये मिट्टी यहाँ पर बहकर या हवा द्वारा परत दर परत, परत दर परत दूसरी जगह जाकर के जमने लगी, तो ये चट्टान बन गई आपकी अवसादी चट्टान। ठीक है, पहली चट्टान आगने से ही बन गई आपकी अवसादी चट्टान। अब ये यहां बहकर आई। अब मान लो तूफान आया भयंकर, पेड़ टूट गए बड़े बड़े। अब पेड़ टूट करके जमीन पर गिर पड़े और उसके बाद ऊपर से नदी के द्वारा या तूफान के द्वारा उस वृक्षों पर मिट्टी जमा होती है और हजारों वर्षों तक ये वृक्ष नीचे दबे रहे। यही वृक्षों से बन गया आपका कोयला। तो कोयला जो है अवसादी चट्टानों का अवशेष है। ये अवसादी चट्टानों का आधार है, क्योंकि अवसादी चट्टानें ही ऐसी चट्टानें हैं जिसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना है। तो आपकी जो अवसादी चट्टानें वो द्वितीय क्रम की चट्टानें, परत वाली चट्टानें और इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अब मान लो ये मिट्टी धीरे धीरे, यहाँ अवसादी चट्टान के नीचे कोई चूना की चट्टान थी, चूना का पहाड़ था और कई वर्षों तक ये चूना दबा रहा, तो ये चूना ट्रांसफर हो गया फिर आपका संगमरमर में। तो इसी ये तीसरी बन गई आपकी रूपांतरित चट्टान। इसी को बोलते हैं कायांतरित चट्टान। अब ध्यान से सबसे आपकी चट्टानों के 3 हिस्से हो जाते हैं, आग्नेय, दूसरा हो जाता है अवसादी और तीसरा हो जाता है कायांतरित या रूपांतरित। सर्वप्रथम पहली चट्टान है आग्नेय, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लेकोलिथ, थेकोलिथ, डाइट, सिल्क इसी आग्नेय चट्टान के उदाहरण। बेसाल्ट इसका बड़ा कई बार पूछा गया किस चट्टान का उदाहरण है, तो ये आग्नेय का है। ठीक, और चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर ये आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण। जैसे संगमरमर है, ये आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।